पूरा भी कर सकते हैं। अगर ड्रीम देख सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एक इम्पैक्टफुल प्रोडक्ट या बिजनेस आइडिया है, या आप अपने बिजनेस की मालिक बनने में इंटरेस्टेड हैं, या फिर आपने बिजनेस वर्ल्ड में पहली बार कदम रखा है, तो ये बुक समरी आपके लिए है। आज जिस बुक समरी पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो आपको अपनी फेलियर से सीखने और आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करेगी। ड्रीम विद योर आईज ओपन की ऑडियो बुक समरी। इस बुक की राइटर है रॉनी स्क्रूवाला। ये यूटीवी के फाउंडर और मीडिया इंडस्ट्री के पायनियर हैं। रॉनी स्क्रूवाला इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं। वो अपनी इस बुक में ये समझाना चाहते हैं कि जब आप टायरलेसली हार्ड वर्क करते हैं, लगातार किसी काम में जुटे रहते हैं, तो आपको सक्सेस हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, फिर आप भी दूसरों के लिए सीखने का एक जरिया बन सकते हैं। ये बुक आपको आपके एंटरप्रेन्योरशिप को बेहतर बनाने के लिए एक शानदार नजरिया देगी। स्क्रूवाला का मानना है कि कोई भी बड़ा बन सकता है, बस आप में हमेशा काम करते रहने और सीखने की क्यूरियोसिटी बनी रहनी चाहिए। ये बुक स्क्रूवाला के करियर के कई इंसिडेंट, आइडियाज और पर्दे के पीछे की भरी है और यंग बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को कई जरूरी जानकारी, हिम्मत और दुनिया को देखने का नजरिया देगी। इस बुक में फेलियर्स और सक्सेसेस और उनके आइडियाज के बारे में कई छोटी छोटी स्टोरीज हैं जो जितनी इंटरेस्टिंग है ना उतनी ही ओरिजिनल भी हैं। स्क्रूवाला कहते हैं कि एंटरप्राइज और बिजनेस की दुनिया में एंटर करना मौज मस्ती पर निकलना नहीं है, बल्कि एक सफर पर निकलना होता है। जब आप एक एंटरप्रेन्योर बनने के सफर पर निकलते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसे 2 साल तक ट्राई करके देखूंगा। एंटरप्रेन्योर बनने का मतलब है कि जिंदगी को अपने टर्म्स पर जीना, बड़े बड़े ड्रीम्स देखना, लेकिन उन्हें देखते वक्त अपनी आंखों को खुला रखना बहुत जरूरी है। स्क्रूवाला कहते हैं कि पता नहीं लोग फेलियर से इतना क्यों डरते हैं। एक्चुअली ये आपके अंदर दिलचस्पी और क्यूरियोसिटी जगाता है और आपको हिप्नोटाइज करता है। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में इसलिए कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो सक्सेस को अचीव करते हुए इस बात से डरते हैं कि कहीं वो फिर से फेल ना हो जाए और लोग कहीं उन पर हंसने ना लगे। क्या आपने कभी दिल के झरोखे में फिल्म देखी है? शायद ही किसी ने देखी होगी। एक्चुअली ये रॉनी स्क्रूवाला की एज अ प्रोड्यूसर फर्स्ट फिल्म थी जो कि बुरी तरह से फ्लॉप थी, लेकिन वो बताते हैं कि उस फिल्म के प्रोसेस में उन्होंने जो लेसन सीखे उसने उन्हें पुश करके बिजनेस की फील्ड में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर किया। उससे मिलने वाले झटकों से उन्हें फिल्म की फील्ड में सक्सेस तो मिली ही, साथ ही आर्ट और आर्टिस्ट मैनेजमेंट के हुनर को भी उन्होंने सीखा। उन एक्सपीरियंसेस ने उन्हें खुद पर बिलीव करना सिखाया और आगे बढ़ने की हिम्मत दी। उस समय इस फिल्म में 10 करोड़ रुपए लगे थे। अगर आज के हिसाब से उन रुपयों को देखा जाए तो 50 करोड़ के बराबर होंगे, लेकिन एक भी पैसा उन्हें रिटर्न नहीं मिला। वो इस फेलियर से घबराए नहीं, उन्होंने इस फेलियर को लोगों के दिमाग से निकाला और अपने अगले एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो गए। उनका कहना है कि हर बार फेलियर को इस पक्के इरादे के साथ फेस करना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, मैं स्क्रूवाला की लाइफ के शुरुआती दिनों के कुछ इंटरेस्टिंग किस्सों को जानेंगे। वो कहते हैं कि सक्सेसफुल और थ्राइविंग बिजनेस सेटअप करना उतना डरावना और चैलेंजिंग नहीं होता जितना आप सोचते हैं। अगर बड़ा बनना है तो इसके लिए आपको कंटिन्यू मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मेहनत तो किसी भी मीनिंगफुल काम को करने के लिए करनी पड़ती है। आप सिर्फ प्लानिंग बनाकर घर पर बैठकर अपने किसी बड़े से ड्रीम को पूरा नहीं कर सकते। वो ये भी कहते हैं कि बिजनेस और लाइफ की कोई गारंटी नहीं होती। अगर आप में सही आइडियाज, काम करने की एबिलिटी और सही लोगों से कॉन्टैक्ट बनाने का हुनर है तो थोड़ी सी भी लापरवाही से ना सब बर्बाद हो सकता है। अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट, वक्त के साथ खुद को बदलने की काबिलियत है तो आप लकी हैं। बात 1970 की है। उस समय मुंबई बॉम्बे हुआ करता था। मुंबई में स्पीड, नॉइज और कलरफुलनेस का एक इल्यूजन था। मुंबई की सड़क के साथ साथ थाउजेंड्स ऑफ ग्रोसरी स्टोर्स की कतारें थी। हॉर्न बजाती एम्बेसडर्स रोड पर निकलती थी। छोटी छोटी गलियों से निकलते हुए लोग टकरा जाते थे। पर इसी के साथ साथ माहौल में म्यूजिक, आर्ट और लिटरेचर भी घुला हुआ था। कई ऐसे भी लोग थे जिन्होंने बड़ी बड़ी उम्मीदें पाल रखी थी और बड़े बड़े सपने संजोए हुए थे। ठीक आज की तरह उस टाइम भी इस मेट्रोपॉलिटन टाउन में सपने देखने वाले किसी यंग एंटरप्रेन्योर के लिए ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी जिनको पहचान कर वो अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता था। स्क्रूवाला का बचपन नोवेल्टी सिनेमा के बगल में ग्रांट रोड पर बीता था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। वो बहुत ज्यादा रईस तो नहीं थे, पर इतना सब कुछ था कि वो अच्छे सपने देख सकते थे। 100 साल से ज्यादा पुरानी 5 स्टोरी की आरसी वाला बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर ही रहते थे। रॉनी उन लोगों को बड़े ध्यान से देखते थे जो डेली सड़कों पर अपने सामान को ना चिल्ला चिल्ला कर बेचते थे और लोग उन्हें खरीदते भी थे। उनके घर से नोवेल्टी सिनेमा हॉल दिखाई देता था जो उन्हें अट्रैक्ट करता था। ये वो सिनेमा हॉल था जो उस दौर में शहर के शानदार सिनेमा हॉल्स में से एक हुआ करता था। उस जमाने में किसी के पास टेलीविजन सेट नहीं था, इसलिए फिल्म्स के प्रीमियर को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटा करती थी। बॉलीवुड वाले अपनी फिल्म्स के प्रमोशन के लिए सेलिब्रिटीज को इकट्ठा किया करते थे। बाकी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पर फिल्म इंडस्ट्री की सबसे फेमस पर्सनालिटीज की पिक्चर पब्लिश होती थी, जिसमें अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, राजेश खन्ना, नूतन, शर्मिला टैगोर, मनोज कुमार, वहीदा रहमान जैसे बड़े बड़े नाम होते थे। जिस दिन प्रीमियर होता था उस दिन फिल्म से जुड़े आर्टिस्ट आते थे जिन्हें देखने के लिए सड़कों पर भीड़ उमड़ आती थी। रॉनी ये सब अपने घर की बालकनी में बैठकर देखते थे। उन्हें अचानक एक आइडिया आया और उन्होंने फिल्म्स के टिकट सेल करना स्टार्ट कर दिया। कुछ दिनों बाद उन्हें लगा कि जो लोग फिल्म्स देखने आते हैं, अगर उन्हें खाने पीने की चीजें भी सेल की जाए तो अच्छी कमाई हो सकती है। पर इस बात से उनके दादाजी खुश नहीं थे, पर उनके पेरेंट्स उनके ऐसे बिजनेस आइडिया से काफी खुश होते थे। फिर उन्होंने मिड 1970s में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करवाया। उन दिनों कंट्री में कैपिटल ऑफ म्यूजिक कोलकाता था, पर वो और उनके कुछ फ्रेंड्स मिलकर म्यूजिक के लिए लोगों का अटेंशन मुंबई की तरफ खींचना चाहते थे। उस कॉन्सर्ट के लिए उन्होंने कंट्री की 4 फेमस म्यूजिक ग्रुप्स को शहर आने के लिए इनवाइट किया। इसके लिए उन्होंने 3000 सीटों वाला एक हॉल बुक किया और उन्होंने 100 रुपए के 1500 टिकट भी बेच डाले। यानी उस हॉल की आधी सीटें उन्होंने पहले ही बुक करवा दी। शो अच्छा गया, पर उसमें उन्होंने जिस तरह से लाइटिंग और स्पेशल इफेक्ट में पैसे खर्च किए थे, उससे उन्हें 50,000 रुपए का लॉस हुआ। उस लॉस की भरपाई 3 लोगों को करनी थी, जिसमें से एक शेयर स्क्रूवाला को भी भरना था। वो बैंकक्रप्ट हो चुके थे। फर्स्ट टाइम उन्हें कर्ज लेना पड़ा। तब उन्हें फील हुआ कि कर्ज मांगना सबसे हिम्मत और शर्मिंदगी का काम है। इसके लिए उन्होंने अपनी फैमिली के लोगों से भी हेल्प मांगी, पर फिर भी वो 1/3 ही इकट्ठा कर पाए। बाकी उन्हें अपने दम पर इकट्ठा करना था। वो कंप्लीटली कर्ज में डूब चुके थे, पर फिर भी उन्होंने ठान रखा था, मैं रुकूंगा नहीं, आगे बढ़ता रहूंगा। मेरी मुहिम या चढ़ाई और भी बड़ी और शानदार होगी। उन्होंने अपनी लाइफ में अब तक जो सबसे बड़ी गलती की थी वो था कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करवाना। उससे उन्होंने सीखा तो बहुत, पर वो फिर से जीरो पर आ चुके थे।
फिर उन्हें लगा कि एड फिल्म्स में मॉडलिंग की जाए। वो देखने में स्मार्ट तो थे ही, इसलिए उनका ऐसा सोचना जायज था। हालांकि इसके लिए वो करीब 10-12 जगह भी गए, पर उन्हें कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर एक दिन वो लिंटास, जिससे अब लोव लिंटास के नाम से जाना जाता है, वहां पहुंच गए। पता चला कि वहाँ कैडबरी के ऐड के लिए वॉइस ओवर आर्टिस्ट का ऑडिशन चल रहा है। उन्होंने भी अपना वॉइस टेस्ट दिया। इसके बाद रिजल्ट आना था, वो रिजल्ट का वेट कर रहे थे। तभी सामने से एक लेडी आती है, जिसे बाद में उन्होंने उषा भंडारकर के नाम से जाना। वो स्क्रू वाला से कहते हैं कि आपकी वॉइस ऐड के लिए सिलेक्ट कर ली गई है, फाइनल रिकॉर्डिंग नेक्स्ट वीक होगी। 18 साल की उम्र में उन्हें अपनी कमाई का पहला चेक मिला। वो बहुत देर तक उसे देखते रहे। वो लिखते हैं कि आवाज देने का काम और उसका एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार था। उन्होंने जो म्यूजिक कॉन्सर्ट के फेलियर से सीखा था, वो उनके आगे की बिजनेस लाइफ के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ। उससे उनके अंदर का डर निकल गया था और स्ट्रगल करने के लिए वो पहले से ज्यादा मजबूत हो गए थे। रिस्क लेने का मतलब है कि जब लोग केयरफुली स्टेप ले रहे हों, यानी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हों, तब आप बिना डर के आगे निकल जाएं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप खुद को एक बड़ी भीड़ से अलग कर लेते हैं। खुद को भीड़ से अलग करने का मतलब खुद को कई सारे फेलियर्स का सामना करने के लिए रेडी करना। और जब आपको अपनी सक्सेस जर्नी में फेलियर्स मिले तो आपको और भी ज्यादा एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। रॉनी कभी भी फेलियर से घबराए नहीं, हमेशा नया रिस्क लेते गए। यही कारण था कि टीनेज में ही उनके अंदर का डर पूरी तरह से निकल गया था। उनके स्ट्रगल में उनके पेरेंट्स हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़े रहे। उनका ये सपोर्ट पैसे को लेकर नहीं था, पर उससे बढ़कर था। उनके पेरेंट्स का मानना था, कोई ऐसी चीज बनाओ जिसकी कोई कीमत हो, इंपॉर्टेंस हो और वो दुनिया की नजर में एक अच्छा काम हो। हालांकि ज्यादातर इंडियन फैमिली की स्टोरी सेम है। अगर आप कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो हर चीज आकर कहाँ रुकती है? पैसे पर। इस सब की परवाह के बगैर रॉनी आगे बढ़ते रहे। उन्होंने ये टेंशन नहीं ली कि अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होगा। इसके बजाय उन्होंने इस पर फोकस किया कि अगर मैं फेल भी हो गया तो मेरे साथ बुरे से बुरा क्या होगा। उनसे कई बार कई लोगों ने पूछा कि आपने MBA या CA क्यों नहीं किया, इसमें तो बहुत स्कोप है। इस पर उनका जवाब होता कि वो बहुत लंबा प्रोसेस था, जिसे वो करना भी नहीं चाहते थे। हमारा इंडियन सिस्टम एक फिक्स्ड पैटर्न पर काम करता है। अगर आप उसमें अपने मन मुताबिक कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको बहुत कम सपोर्ट मिलता है। आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज फैमिली और पेरेंट्स का सपोर्ट हासिल करना होता है। पेरेंट्स यही सोचते हैं कि उनके बच्चे फैमिली का पैसा और रेपुटेशन किसी बेकार के सपने को पूरा करने के पीछे बर्बाद न करें। इससे अच्छा है कि वो कोई जॉब कर लें। उन्हें जॉब एक सिक्योर एरिया दिखता है। शायद यही कारण है कि इंडिया में एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन बनने की हिम्मत बहुत कम लोग जुटा पाते हैं। और रिस्क के इसी फिक्स्ड कॉन्सेप्ट की वजह से कंट्री की करंट इकोनॉमी बिजनेसमैन के लिए एक रेडीमेड मार्केट की गारंटी नहीं देती। वो बताते हैं कि आगे चलकर उन्होंने एक और बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने UTV को 37,500 रुपए के इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था, जिसमें से ज्यादातर अमाउंट रेंट और कुछ लोगों की पेमेंट के लिए था। यानी ये अमाउंट इतना छोटा था कि 2 महीने में खत्म हो गया और सामने तीसरे महीने को चलाने की टेंशन खड़ी हो गई। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि कोई प्रॉफिटेबल काम नहीं खोजा गया। कंपनी का कोई फ्यूचर नजर ही नहीं आ रहा था। हालांकि किसी तरह कुछ ना कुछ तो होता गया। वो बताते हैं कि नेक्स्ट 5 इयर्स UTV बिना किसी बाहर के सपोर्ट के चलती रही। उनके पास ना ही कोई ऐसा बैकअप था और ना ही कोई ऐसा स्पॉन्सर था जो उनके टफ टाइम में उनका साथ दे सके। वो एक ऐसा दौर था जब मीडिया और एंटरटेनमेंट के बिजनेस में कैपिटलिस्ट्स और प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने का कोई जरिया नहीं था। ज्यादातर लोगों को यही लगता था कि इस बिजनेस में ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, उन्हें इसमें कोई फ्यूचर नहीं दिखाई देता था। इसलिए वो लोग ना पैसा लगाने से डरते थे। यही कारण था कि इस बिजनेस के अपने सारे एक्सपेंसेस को खुद ही मैनेज करना पड़ता था। कैश मनी की प्रॉब्लम उनके सामने हमेशा बनी रहती थी, पर इसके बाद भी वो अपने रास्ते पर डटे रहे। उनको हमेशा ये लगता था कि आगे कुछ शानदार होने वाला है। इसी ऑप्टिमिस्टिक सोच की वजह से वो आगे बढ़ते गए। यहाँ तक कि सफर में उन्होंने कई बार फेलियर का सामना किया। उन्होंने अब तक ये जान लिया था कि फेल होने के डर से कभी भी रेस्टलेस और डिस्करेज नहीं होना चाहिए। अगर आप कुछ करने के बारे में सोचते हैं, उस सफर में आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपको उससे घबराकर रास्ता नहीं बदलना चाहिए, बल्कि उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए एक टाइम लिमिट को फिक्स करके उसे सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि खुद के दम पर किसी बिजनेस को खड़ा करना एक जर्नी है, ना कि कोई वॉक। यानी किसी गली में टहलना नहीं, बल्कि एक लंबे सफर पर निकलना है। इस दौरान आप अपनी फैमिली से ये भी नहीं कह सकते कि मैं इसे 2 साल तक करके देखूंगा, अगर चला तो ठीक, नहीं तो फिर आप जो कहेंगे वो करूंगा। अगर आप इस सोच के साथ किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपका उसमें फेल होना श्योर है। बहुत लोगों को लगता है कि अब उनकी एज हो चुकी है, अब उन्हें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो उनके लिए रॉनी कहते हैं कि सक्सेस को हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। आप उसे किसी भी उम्र में हासिल कर सकते हैं। आपको तब तक एज के बारे में नहीं सोचना चाहिए जब तक आप एक सूटेबल प्लान के साथ आंखें। जिंदगी के शुरुआती दिनों में कई सारे धक्के उन्होंने खाए, जिसकी वजह से उन्हें लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स सीखने को मिले। वो कहते हैं कि आपकी लाइफ में कई बार ऐसे टफ टाइम्स आएंगे कि आपको लगेगा कि शायद अब इससे निकल पाना मुश्किल है। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप उस टाइम के बारे में अपने कॉलीग्स और फ्रेंड्स के साथ बातें करते हुए हंस रहे होंगे। असल में वो टफ टाइम आपको चीजों को देखने का एक नजरिया देता है। वो आपकी लाइफ के खराब पार्ट की रिपेयरिंग करके उसे सही कर देता है। रॉनी स्क्रूवाला आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, आप किसी बड़े शहर से बिलोंग करते हैं या फिर एक स्मॉल टाउन से, आपकी फैमिली रिच है या फिर उसकी वैल्यू जीरो है। जब आपके अंदर सक्सेसफुल होने की ख्वाहिश होती है ना, तो अपनी एबिलिटीज पर आपका जो विश्वास है वो बढ़ता चला जाएगा। अगर आपके अंदर होशियारी से रिस्क लेने की हिम्मत और इरादा है और कुछ कर दिखाने का जज्बा है, तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। आप एक दिन विनर जरूर बनेंगे। बिजनेसमैन बनने की कोई सर्टेन एज नहीं होती और ना ही आपके अलावा कोई आपको उसके लिए रेडी कर सकता है। एंटरप्रेन्योर बनना और अपने किसी बिजनेस को स्टार्ट करना कुछ लोगों के ही बस की बात होती है। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उसमें लीडर बनना चाहते हैं, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पोटेंशियल और सक्सेस होने की डिजायर को चेक करते रहें। जब रॉनी 18 साल की एज में म्यूजिक कॉन्सर्ट में बैंकक्रप्ट हो गए थे, उसी साल वो अपने कॉलेज में फेल भी हो गए थे। उस समय उन्हें लग रहा था जैसे उनके सारे सपने मर गए हों। उनके पेरेंट्स ने उन्हें कॉलेज में पढ़ाने के लिए कितनी प्रॉब्लम्स फेस की थी, उनसे उम्मीदें थी, पर उन्होंने अपने पेरेंट्स को ना उम्मीद कर दिया। उस टाइम उन्हें लग रहा था कि उनके पास जो भी था सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है, दुनिया उनके लिए खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो फेल हो गए थे। उनके सारे फ्रेंड्स उनसे आगे निकल गए थे। उनका 1 साल बर्बाद हो गया था। शायद उन्हें अब कॉलेज भी छोड़ना पड़ सकता है या फेलियर का ठप्पा उनकी लाइफ का एक पार्ट बन जाएगा। जब भी उनकी लाइफ की बात की जाएगी तो उसका भी जिक्र होगा। एक तरह वो उन्हें लास्ट तक हॉन्ट करता रहेगा। ऐसे बहुत सारे ख्याल उनके दिमाग में आ रहे थे, पर उन्हें जल्द ही ये रियलाइज हो गया था कि उनका फेल होना जरूरी था।
इसकी वजह से उनका ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था, जो उनकी आगे की लाइफ के लिए बहुत जरूरी था। इसके बाद उनके पास फेलियर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने और लाइफ से कुछ सीखने का हौसला था। फिर उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। जिन सब्जेक्ट्स में फेल हुए थे उसमें वो अच्छे मार्क्स से पास हुए। पास होने के बाद उन्हें खुद पर प्राउड फील हुआ। उनमें गिर कर भी उठने की हिम्मत है। वो कहते हैं कि कभी भी किसी चीज को स्टार्ट करने से पहले ये मत सोचो कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। लाइफ में ह्यूमर बनाए रखें। उम्र की ताकत को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें। हंसी के दम पर लाइफ के सबसे डार्क फेज से भी निकलना पॉसिबल है। बिजनेस का यही मतलब है कि फेल होने के बाद फिर से कोशिश करना, फिर फेल होना और बाद में उससे जिंदगी भर चलने वाली सबक सीखते हुए बार बार हंसना और हंसाना। यानी आपको बुरे से बुरे वक्त में भी अपने सेंस ऑफ ह्यूमर और हंसी को नहीं छोड़ना है। इससे आपको मुश्किल से मुश्किल दौर में भी थोड़ा सा भी घबराने का मौका नहीं मिलेगा। तो अपने अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि रॉनी कैसे इंग्लैंड से इंडिया 2 टूथब्रश बनाने वाली मशीनें उठा लाए थे, और वो भी तब जब वो सिर्फ 22 साल के थे। फिर वो कहते हैं कि ये दुनिया एक रंगमंच है। जब वो ग्रांट रोड से ब्रीच कैंडी लेने के लिए आए तब तक उनकी शादी हो चुकी थी। ब्रीच कैंडी आने के कुछ ही दिनों बाद उनके अंदर थिएटर से जुड़ने और प्लेस करने का शौक पैदा हुआ। वो बताते हैं कि जैसे थिएटर ने उन्हें खुद ही अपनी तरफ आने के लिए कहा। उस बीच उन्होंने कई प्लेस किए। उन्होंने एक ड्रामा कंपनी भी बनाई थी जिसका नाम उन्होंने लेजर प्रोडक्शंस रखा था। हालांकि उन्होंने इसे एक शौकिया तौर पर स्टार्ट किया था। थिएटर से उन्होंने जो हुनर सीखे थे वो बाद में टेलीविजन और दूसरे आर्टिस्टिक वर्क्स में उनके लिए यूजफुल साबित हुए। वो बताते हैं कि थिएटर से उनके कई सारे कॉन्टैक्ट बने और उनके अंदर ढेर सारा कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। वहीं से उन्हें अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की पावर, भीड़ के सामने काम एंड स्टेडी बने रहने की एबिलिटी हासिल हुई। उन्होंने अपने थिएटर के शुरुआती दिनों में जो सबक सीखे थे उनमें से विलियम शेक्सपियर के प्ले एज यू लाइक इट की कुछ लाइन्स उनके दिमाग में घर कर गई थी। उन लाइन्स को आपको भी सुनना चाहिए। रंगमंच है सारी दुनिया, सभी मर्द और औरतें कलाकार हैं, आते जाते हैं सब बारी बारी, कई रूप धारण करता है अपनी बारी में एक इंसान। वो कहते हैं कि आप अपनी लाइफ में चाहे कुछ भी करें लेकिन आपको उस पहली लाइन पर गौर करना ही चाहिए, यानी रंगमंच है सारी दुनिया। आप चाहे जिस भी प्रोफेशन में हो, आपको इफेक्टिवली अपनी बात को कहने के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होगी। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी बात को रखने का तरीका आना चाहिए जिससे आप लोगों की अटेंशन ले सकें। आपको अपनी बात को मजबूती से दूसरों तक पहुंचाने की कला आनी चाहिए जिससे सुनने वाला पूरी तरह से क्लियर हो जाए, और जब आप बोलें तो दुनिया सुने। आपका यही टैलेंट आपके बिजनेस को सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और फिर गर्त में भी धकेल सकता है। वो कहते हैं कल्चर सक्सेसफुल एंटरप्राइजेस की जान है, जिसे आजकल कॉर्पोरेट कल्चर या वर्किंग कल्चर भी कहते हैं। आप जो भी काम करते हैं और जहां पर भी आप जाते हैं वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसी भी कंपनी के कल्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जितनी गहरी उसकी पैठ होती है उतनी ही वो कंपनी आगे बढ़ती चली जाती है। जितनी वो कंपनी आगे बढ़ती जाएगी उतनी ही गहरी उसकी कल्चर की पैठ होती जाएगी। ये एक पॉजिटिव अप्रोच है जो किसी भी कंपनी को लगातार जारी रखनी चाहिए। कम्युनिकेशन किसी भी कंपनी के कल्चर में सीमेंट का काम करता है, इसलिए जब भी मीटिंग्स होती हैं उसमें रॉनी अपने फोन को साइलेंट मोड में रख देते हैं। वो अपने साथ मीटिंग में बैठने वालों को भी वैसा ही करने को कहते हैं। उनके ऑफिस में मीटिंग से पहले सभी लोगों के फोन रख लिए जाते हैं जिससे जब कोई बात करे तो दूसरे उसे अच्छे से सुने और उन्हें उस मीटिंग का मतलब समझ में आए। क्योंकि जब कोई बात कर रहा होता है और आप फोन पर होते हैं तो वो आपके एरोगेंस को शो करता है। जब किसी कंपनी में एरोगेंस और रूडनेस का कल्चर डेवलप हो जाता है तो उस कंपनी के काम पर इसका ह्यूज इंपैक्ट पड़ता है। और अगर जब कंपनी का बॉस या उनसे रॉनी ने जो सीखा था उसे आप लोगों को भी सुनना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर आप बिजनेस वर्ल्ड में कदम रखते हैं तो उससे पहले आपको खुद के बारे में जान लेना चाहिए। आप विक्टिम हैं या हंटर। आपने कई बार एनिमल प्लैनेट की डॉक्यूमेंट्री में देखा होगा कि लेपर्ड झुंड के सबसे कमजोर जानवर पर घात लगाकर उसको चेस करता है। रियल वर्ल्ड में ये हमेशा होता रहता है। इससे बचकर निकलने के लिए आपका फास्टेस्ट एनिमल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस एक जरूरी सबक के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर। कि लोग आपकी स्ट्रगल्स को भूल जाते हैं, वो सिर्फ आपकी सक्सेस को ही देखते हैं। ठीक इसी तरह से बॉलीवुड में यूटीवी का शुरुआती दौर इतना आसान नहीं था, लेकिन रॉनी पहले से ही इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर चुके थे कि वो बिना घबराए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। इसलिए कहते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर के लिए उसके सारे एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं काम आते हैं। जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते हैं तो लोग जरूर आपकी सक्सेस और आपके काम की तारीफ करते हैं। रॉनी आगे लिखते हैं कि जिसकी चमड़ी पतली होती है उनके लिए बॉलीवुड एक क्रूल और अनफॉरगिविंग प्लेस साबित हो सकता है। अगर आप अपने बुरे दिनों को फेस करने में थोड़ा स्लो पड़ जाते हैं तो जो ऑडियंस आपकी तारीफ करती थी वही आपके स्टूडियो के बारे में एक डिफरेंट ओपिनियन बनाने लगती है। वो आपकी सक्सेस और फेलियर्स को लेकर जो रिएक्शन देते हैं उसी से आपको फ्यूचर का डायरेक्शन मिलता है। एक दिन उनकी कंपनी के फाइनेंस ऑफिसर रोनाल्ड डिमेलो उनके पास आते हैं और एक प्लान रखते हुए उनसे कहते हैं कि हम लोग आउटसाइडर हैं, इसलिए हमें अपने फ्यूचर को देखते हुए किसी ना किसी से पार्टनरशिप करनी चाहिए। रॉनी उनके कहने का मतलब समझ गए थे। एक्सपर्ट का मानना था कि उस समय किसी बड़ी शो को लाना और रन करवाना थोड़ा मुश्किल काम है। उससे भी बड़ी बात ये थी कि इसे हर दोपहर वीक में 5 डेज तक कंटिन्यूअसली दिखाया जाना था। ये अपने आप में एक चैलेंज था। इसके पीछे रॉनी ने एक लॉजिक लगाया कि शांति का कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो ऑडियंस में एक आदत डाल दे। उसके हर एपिसोड के एंड में एक मोड़ हो जिसे जानने के लिए लोग नेक्स्ट डे फिर से उसी समय अपने टीवी सेट के सामने बैठे रहें, यानी आगे क्या होगा देखने के लिए बेचैन रहें। उन्होंने दोपहर को इसलिए चुना क्योंकि इसके लिए स्पेशली लेडीज ऑडियंस को टारगेट किया गया था, क्योंकि दोपहर में ही लेडीज बच्चों और फैमिली की डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री होकर बिना किसी रुकावट के इसे देख पाएंगी। आगे वो बताते हैं कि 1994 में ही उन्होंने शांति के 260 एपिसोड्स बनाने के बारे में सोच लिया था। उस दौर में लोग सिर्फ 13 या 26 इससे ज्यादा एपिसोड्स नहीं बनाते थे। इसके लिए उनके पास कोई भी अच्छी टीम भी नहीं थी। उन्होंने बहुत कम समय में लोगों को सर्च किया, उन्हें सिखाकर फटाफट एक टीम खड़ी कर दी। वो बताते हैं कि उन्होंने शांति की शुरुआत 0 से की थी और उस समय ये एक चैलेंजिंग काम था। जब उन्होंने इसके कुछ एपिसोड्स रिलीज किए तो सामने से ऑडियंस के रिएक्शंस आने लगे, जिससे उनको स्ट्रेंथ मिलती गई और डेली सीरियल के एपिसोड्स वो बनाते चले गए। उस समय ज्यादातर राइटर्स और डायरेक्टर्स के लिए टीवी एक फेवरेबल मीडियम नहीं था।
शो के डायरेक्टर और दूसरे लोग एडवर्टाइजिंग की दुनिया से आए थे। उन्होंने इस शो के सेट के लिए एक बड़ा सा गोडाउन लिया था और उसे पूरा एयर कंडीशन करके एक परमानेंट सेट बना दिया था। स्टार्टिंग में एपिसोड्स के लिए उन्हें जो अलग अलग लोकेशंस की जरूरत होती थी उसके लिए उन्होंने पहले से ही लाइटिंग कर ली थी, जिससे समय बच सके। शूटिंग का काम ज्यादातर सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक चलता था। आर्टिस्ट जब शाम को अपने घर पहुंचता था तो उसे नेक्स्ट डे की लाइंस भी याद करनी होती थी और नेक्स्ट डे की शूटिंग के लिए फ्रेश भी दिखना होता था। हालांकि पहले से ही सारे आर्टिस्ट को वार्न कर दिया गया था कि ये एक मैराथन रेस है, इसके लिए पहले से ही रेडी रहें। स्टार्टिंग में उनके लिए सबसे मुश्किल काम लीडिंग फीमेल कैरेक्टर शांति की खोज थी। 2 महीने की सर्च के बाद उन्हें शांति के रूप में मंदिरा बेदी मिलती है। उन्हें सिलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन मंदिरा के एक्सप्रेशंस में थोड़ी सी टाइटनेस और नर्वसनेस थी, जिसकी वजह से वो अपने किरदार में उतनी फिट नहीं हो पा रही थी। फिर अचानक कैमरा टीम को एक आइडिया आता है और उन्होंने मंदिरा को एक छोटी सी कैमरा टीम के साथ मुंबई की सड़कों पर घूमने के लिए छोड़ दिया। उनसे कहा गया कि वो बिना मतलब किसी से मिलें, कहीं भी जाएं और लोगों से बात करें। वो ट्रैफिक सिग्नल्स, शॉप्स, कॉलेज, बस स्टॉप ऐसी कई जगहों पर जाती थी जहाँ उन्हें लोगों से टकराना पड़ता था, बातचीत करनी पड़ती थी, जिससे उनके अंदर की हिचक दूर हो गई और वो नेचुरल तरीके से अपने कैरेक्टर को निभाने लगी। फिर उन्होंने शांति के किरदार को जिया। फाइनली शांति एक सक्सेसफुल टेलीविजन शो रहा। शांति 3 साल तक चलता रहा और उन लोगों ने उसके करीब 800 एपिसोड बनाए। इस दौरान कई लोगों को टेलीविजन इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। इनिशियल टीम के बहुत से मेंबर्स ने आगे चलकर खुद की अपनी सक्सेसफुल कंपनी खोली। अपने साथ काम करने वाली टीम और कॉलीग्स को आगे बढ़ता हुआ देखना, उन्हें ताकतवर बनाना और मेंटर्स, एंटरप्रेन्योर्स और टैलेंटेड क्रिएटर्स बनते हुए देखना रॉनी के लिए प्राउड मोमेंट होता था। फिर उन्होंने एक और नया आइडिया निकाला जिसे उस टाइम तक किसी ने नहीं किया था। इंडियन प्रोग्राम्स का एक सिंडिकेट बनाकर इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए इंडिया से बाहर के मार्केट तक ले जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। उन्हें ये रियलाइज हुआ कि शांति सभी साउथ एशियन लोगों में पॉपुलर हो सकता है, इसलिए उन्होंने उस शो को दिखाने की राइट्स मोर देन 40 कंट्रीज को भेजे। जब उन लोगों ने शांति शो की ओपनिंग के मौके पर श्रीलंका के कोलंबो में लैंड किया और वो अपनी अपनी कार में बैठकर चुपचाप होटल की तरफ रवाना हो रहे थे, तो जो उन्होंने देखा उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। तुमको जानेंगे, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग कुछ ना कुछ अलग करना चाहते हैं, यानी भीड़ से हटकर कुछ करना चाहते हैं, पर ज्यादातर लोग एक दो बार फेल होने पर फिर से किसी आसान रास्ते की तरफ मुड़ जाते हैं। यहाँ पर रॉनी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए आपको बताना चाहते हैं कि कभी भी फेलियर से घबराइए नहीं। बस अपने दिमाग में ये बात रखकर आगे बढ़ते रहिए कि फेलियर कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं। रॉनी कहते हैं कि फेलियर के खिलाफ अपने आसपास दीवारें खड़ी कर लेने से आपका सक्सेसफुल होना तय नहीं हो जाता, बल्कि इससे सक्सेस को अचीव करना और टफ हो जाता है। फेलियर को अवॉइड कर पाना मुश्किल है। सभी ग्रेट आइडियाज सक्सेस तक नहीं ले जाते, इसलिए फेलियर के लिए प्लान बना कर रखें, उसे भी एक्सेप्ट करना सीख लें। अगर आपको आज का दिन बहुत ही टफ लग रहा है तो टेंशन ना लें, अगले दिन भी सवेरा होगा। आप हमेशा इस बात को याद रखें कि जब आप जिंदा बचेंगे तभी तो सक्सेसफुल होंगे, इसलिए आपको टफ कंडीशन में भी खुद को प्रोटेक्ट करके रखना है। आपको हमेशा एक ऐसी सक्सेस प्लान के साथ आगे बढ़ना चाहिए जो हकीकत की जमीन पर टिका हो। जिंदा बचे रहने की आपकी हैबिट आप बुरे वक्त को फेस करने के लिए पहले से ज्यादा पावरफुल बनाएगी, साथ ही पहले से बेहतर तरीके से आगे की फाइट के लिए तैयार करेगी। इसलिए मैदान में ना मजबूती से टिके रहे। ये कोई प्लान नहीं है, बल्कि वेल प्लान्ड ऑप्शन है। हर इंसान के लिए फेलियर का अलग अलग मतलब होता है, पर अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो वो कभी भी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं हो सकता। आपके लिए फेलियर का क्या मतलब है, इसे क्लियर करें। फेलियर जैसे रोड ब्लॉक को अपनी थिंकिंग प्रोसेस से निकालकर बाहर फेंक दें। अगर आप फेलियर से डील कर रहे होते हैं या फिर उससे फाइट कर रहे होते हैं तो आपको पैनिक नहीं होना चाहिए, बल्कि आप ये सोचकर आगे बढ़ते रहें कि जब आप अपने सक्सेस के डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे तो आपके रास्ते के सारे खाते साफ हो चुके होंगे। जब भी आप कोई प्लानिंग करें तो ये सोचकर करें कि आपके पास एक तरफा टिकट ही है, रिटर्न टिकट नहीं है। जब आप ऐसा माइंड मेकअप कर लेते हैं तो आप अपने उस प्लान को पूरा करने के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड होते हैं। आपके दिमाग में एक बात पूरी तरह से क्लियर हो जाती है कि चाहे रास्ते में कितने भी प्रॉब्लम्स, उतार चढ़ाव क्यों ना आए, आपको अपनी मंजिल तक किसी न किसी तरह से पहुंचना ही है। फ्यूचर में कभी कभी आप ऐसे लोगों से भी घिर सकते हैं जो हमेशा ही फेलियर की बात करेंगे। अगर आपके आसपास हर वक्त फेलियर की बात की जाती है तो इसका इम्पैक्ट आप पर पड़ेगा, लेकिन इसे ज्यादा दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको प्रॉब्लम को फेस करना आना चाहिए। एक बार आप अपना बिजनेस सेटअप कर लें तो आप ये गेस करें कि उसमें पेस कैसे आती है। हालांकि स्केल का पता लगाना इतना इजी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो सभी एंटरप्रेन्योर्स उसे खोज नहीं लेते। हम में से ज्यादातर लोग लाइफ को पे इंक्रीमेंट्स की शक्ल में देखते हैं, इसलिए ऊपर तक पहुंचने की बात हमें अनफेमिलियर और अनकंफर्टेबल लगती है। हमें लगता है कि मिल तो रही है ठीक ठाक पेमेंट, ज्यादा मेहनत करके क्या फायदा। स्पेशल और एक्सपर्ट होना बहुत अच्छी बात है। आपको कहाँ पहुंचना है, या आपकी इमेजिनेशन और आपकी टीम के कंबाइंड विजन पर डिपेंड करता है। आपको अपने एरिया के हिसाब से स्केल का अपना नजरिया बनाना होगा। सोचना होगा कि क्या आप कोई ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं, कोई सर्टेन आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं और इसे कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, और आपकी टीम मेंबर्स के एस्पिरेशंस क्या हैं। जब आप ये सब पता कर लेते हैं तो फिर आपको इस पर फोकस करना होता है कि उन्हें हासिल करने के लिए खुद को ट्रेन कैसे करेंगे। रॉनी आगे लिखते हैं कि टाइम टू टाइम मेरे लिए जो बात कारगर साबित हुई है वो है कि चीजों को री इवैल्यूएट करके उन्हें इंप्रूव करना, अपनी एबिलिटी का अंदाजा लगाना और बिना पाने लाइफ में टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। उस समय आपको अजीब लग सकता है, लेकिन अगर आपकी नजर में वो सही है तो आपको ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए। अगर आप कोई मिस्टेक बार बार करते हैं, कई बार करते हैं, राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं ले पाते, तो आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस की मझधार से कभी निकल ही नहीं पाएंगे। रिलेशन बचाने के चक्कर में रिजल्ट क्या होगा ये जानते हुए भी वो फिल्म से निकलने का डिसीजन नहीं ले पाए। अगर वो उस समय फिल्म के प्रोडक्शन से अपना हाथ खींच लेते तो ज्यादा से ज्यादा यही होता कि अक्षय कुमार और फराह खान से उनके रिलेशंस बिगड़ गए होते। लेकिन बाद में उन्हें भी रियलाइज हो जाता कि रॉनी का डिसीजन सही था। वो कहते हैं कि इन 2 बड़ी फिल्मों से उन्होंने ये सीखा कि ऐसी रॉक्स को पहचान लेना चाहिए जो आपकी तरफ खिसकती चली आ रही हो। बहुत लोग आपको ये भी एडवाइस दे सकते हैं कि अगर रॉक आपकी तरफ आ रही है तो आप हट के बगल में खड़े हो जाएं। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप एक कंपनी रन कर रहे हैं, आपकी टीम आपके साथ है, आपकी टीम भी हटनी चाहिए। अगर आप अपनी टीम को बीच में छोड़ देते हैं तो आप अपनी रिलायबिलिटी खो देते हैं। आप उस ट्रस्ट और रिस्पेक्ट की रूट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। न्यू बिजनेस हो या डेवलप्ड बिजनेस, अगर पोटेंशियल ट्रबल्स को अब्सॉर्ब कर लेते हैं तो आप लॉन्ग टर्म चलने वाली प्रॉब्लम से खुद को बचा लेते हैं। अगर आप अलर्ट नहीं होंगे और आपका ध्यान 1 मिनट के लिए भी हटा तो आप रॉक के नीचे आ जाएंगे।
दैट्स वाई आपको टफ डिसीजंस लेने ही पड़ेंगे। किसी को खुश करने के लिए डिसीजन ना लें। जब आप एक बार ऐसा करने की हैबिट डेवलप कर लेंगे तो हमेशा ऐसे करने के रीजंस खोज लेंगे। आपको अपने नुकसान में कटौती करने का हुनर आना ही। या आप अपनी खुद की एक आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको एक सपना देखना होगा, फिर उसको हकीकत में बदलना होगा। आगे अपने सपनों को हासिल करने के लिए रॉनी आपको कुछ और जरूरी तरकीबें बताते हैं। जैसा कि हम अपने पिछले चैप्टर में जान चुके हैं, रास्ते में आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी ही पड़ेंगी। लेकिन कभी कभी आप प्रॉब्लम्स को जितना इमेजिन करके बड़ा बना लेते हैं ना, वो रियल में उतनी बड़ी होती नहीं है। आपको ये बात अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि सक्सेस इतनी इजिली नहीं मिलती। सक्सेस एम्बिशन और पॉसिबिलिटीज को अपने काबू में करने से मिलती है। जब आप जीरो से स्टार्ट करते हैं तो सक्सेस के रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए पहले से ही खुद को रेडी करना होता है। जब आप भीड़ से हटकर कुछ करते हैं तब आपको सक्सेस मिलती है। जब आप अपना ड्रीम देखते हैं और उसे अचीव करने के लिए फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि आपके इस नए सफर में कई टर्निंग पॉइंट्स आए। कभी कभी आपको लगेगा कि आपने जहां से शुरू किया था वहीं फिर से पहुंच गए। कभी कभी आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट भी हो जाएंगे। आप इस सफर में इतने फ्रस्ट्रेट भी हो जाएंगे कि आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। कभी कभी आप खुद को एक पागल इंसान जैसा फील करेंगे। अगर आप उन चैलेंजेस को पूरी ऑनेस्टी और सिंसियरिटी से फेस करते हैं तो आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल लेंगे। रॉनी कहते हैं कि उन्होंने इस बुक में बहुत सारी स्टूपिड मिस्टेक्स, लॉस और कई सालों के सीखे गए लेसन्स के बारे में डिस्कस किया है। उनका ये सब शेयर करने का यही मकसद है कि उन चैलेंजेस के बारे में लोग जान सकें। जो कुछ इनोवेट करना चाहते हैं या खुद को एक ब्रांड बनाने के बारे में सोचते हैं तो उन्हें ऐसी ही सिमिलर प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। वो चाहते हैं कि जब आप कल मार्केट में सीधे जंप करें तो पहले से प्रिपेयर्ड रहें। वो खिसकते हुए रॉक्स और ट्रेंड्स को पहचानने के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं, जो किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं। इसके बाद वो अपने 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में बताते हैं। इनको आप अपनी लाइफ का पार्ट बना लें। ये आपको किसी भी कंपनी को खड़ा करने और नेक्स्ट 20 ईयर्स या उससे ज्यादा सालों का प्लान बनाकर काम करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। ये 3 वर्ड्स हैं कॉन्सेंट्रेशन, चॉइस और सेंसिबिलिटी। तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं। जब आपने किसी चीज को एक्सपीरियंस ना किया हो, रिजल्ट्स ना इकट्ठे किए हो, तब तक आप ये जानने में इनकेपेबल हैं कि व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट्स नॉट, यानी क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। कॉन्सेंट्रेशन आपके एफर्ट्स को क्लीन और डिफाइन करके एक शेप में लाता है। इससे आपको किसी काम को फोकस्ड होकर करने में हेल्प मिलती है। आपके दिमाग में अच्छे आइडियाज आते हैं, आपका ब्रेन शार्प होता है। जब आप ये क्वालिटीज डेवलप कर लेते हैं तो आपके ट्रस्टेड टीम मेंबर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होते रहेंगे, जैसे आयन के छोटे छोटे पीस मैग्नेट की तरफ खींचे चले आते हैं। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कॉन्सेंट्रेशन हमेशा प्रेजेंट में घटित होता है। इसलिए आप जो पास्ट में मिस्टेक्स कर चुके हैं तो उनके बारे में प्रेजेंट में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। बीते हुए के बारे में टेंशन लेना सिर्फ प्रेजेंट में टाइम। लेकिन एकजुट होकर सोचा और उस पर काम किया। उन कंट्री के लोगों ने एक टारगेट पर एम किया और अपनी कंट्री को फिर से ग्रेट बनाने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। हम इन कंट्रीज से सीखकर आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो पोटेंशियल है। अब हम खुद को और धोखा नहीं दे सकते। सॉलिड डोमेस्टिक मार्केट और गुड गवर्नेंस हमें दुनिया की सिलेक्टेड कंट्रीज की लिस्ट में एक हाई पोजीशन दिला सकते हैं। लेकिन कोई अकेला तो ये नहीं कर सकता। हम सबको मिलकर एकजुट होकर ये करना पड़ेगा। मैं अकेला कोई डिफरेंस नहीं पैदा कर सकता। चलो फ्लो के साथ बहते चलें, फिर देखते हैं क्या होता है। अब हमें अपनी जगह पर बैठकर कंप्लेन करने और हेल्पलेस फील करने की हैबिट को छोड़ देना चाहिए। इससे हम सिर्फ अपने टाइम को वेस्ट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अब वक्त आ गया है कुछ करने का और एक दूसरे में जोश भरने का। हमेशा किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस उसकी सैक्रिफाइसेस और डिमांड फॉर अकाउंटेबिलिटी पर डिसाइड किया जाता है। बस आपको ये याद रखना होगा कि हमें बार बार चांसेस नहीं मिलते। हमें अपनी अपॉर्चुनिटी को पहचानना सीखना चाहिए और जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिले उसे पकड़कर आगे बढ़ना चाहिए।
अगर देखा जाए तो ये 130 करोड़ की पॉपुलेशन वाली कंट्री है और हम ओलंपिक्स में देखें तो हम बहुत पीछे हैं, जबकि हमारे पास आगे बढ़ने की बहुत सारी चीजें हैं। हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बस हमें खुद एक्साइटेड और पैशनेट होने की जरूरत है। उनकी इस बात पर लोगों ने उनसे सवाल भी किया कि आप सिर्फ स्पोर्ट्स पर ही क्यों बात करते हैं? साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई इंडियंस ने नाम बनाया और आज वो दुनिया की मोस्ट प्रेस्टिजियस कंपनीज के हेड्स हैं। उनके बारे में आप क्यों बात नहीं करते? तो उनका यही आंसर होता है कि उन्होंने ये अपनी एबिलिटी और पर्सनल स्टेटस के दम पर किया है। ये कामयाबियां इंडिया की इमेज को ब्यूटीफाई कर सकती हैं, लेकिन हजारों लाखों इंडियंस को अपने ड्रीम्स को पाने और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फॉर्म करने में कुछ नहीं कर सकते। हमें एक साथ मिलकर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इस कंट्री के लाखों लोगों के ड्रीम्स पूरे हो सके। वो कहते हैं कि आप माने या ना माने, पर जिस दिन से इंडिया ओलंपिक्स में बड़ी जीत हासिल करने लगेगा, उस दिन से हम सुपर पावर बन चुके होंगे। दुनिया के अखाड़े में किसी कंट्री के इन्फ्लुएंस को स्पोर्ट्स में उसकी सक्सेस से जाना जाता है। इस सच्चाई को हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इससे हम बच नहीं सकते, क्योंकि स्पोर्ट्स से ही ज्यादातर सक्सेस, हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंस की स्पिरिट पैदा होती है।